चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने जो लास्ट के 3 लेक्चर है उसमें एटम की डिस्कवरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हमने पढ़ा, और फिर हमने अलग अलग जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करनी शुरू की। जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। जे थॉमसन की मॉडल की कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड का गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिले, उसके कुछ कंक्लूजन्स थे। प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम हमने यहाँ पे देखा। रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें मैक्सवेल का जो ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों चक्कर निकाल रहा है तो वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, रेडिएशंस का इमिशन करेगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इसको रेडिएशंस बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्लिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इनका इमिशन करेगा तो इसकी एनर्जी जो है कंटिन्यूसली लूज करता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा, मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज लूज करेगा तो इसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ग्रेजुअली न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा 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 न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएगा। तो इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी न्यूक्लियस में। एटम का सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये यहाँ तक हमने अभी तक सीखा है इन लास्ट 3 लेक्चर्स में। अब देखो रदरफोर्ड की ये जो मॉडल की कमियां थी, इन कमियों को दूर किया नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल ने। तो हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। लेकिन नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना, हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी चीज़ों को समझने की, वो चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो सीधे तौर पे समझ में नहीं आएगा जब तक हम रेडिएशन के बारे में नहीं समझेंगे, जब तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं समझेंगे, जब तक हम वेव और पार्टिकल नेचर जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में नहीं समझेंगे, है ना। तो हमें कुछ जो चीजें हैं पहले समझनी पड़ेगी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को डायरेक्टली समझने से पहले, है ना। तो यहाँ पे प्री रिक्वायर्ड pre-required knowledge to understand Niels Bohr atomic model. Pre-required pre-required knowledge to understand Niels Bohr मॉडल। नील्स बोहर का मॉडल समझने से पहले कुछ हमें प्री रिक्वायर्ड नॉलेज वाली चीजें समझनी पड़ेगी। वो चीजें क्या क्या है वो एक एक करके अपन समझेंगे, फिर हम नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ पाएंगे। देखो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या कहता है, मतलब नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले पहले हमें समझना होगा कि कोई भी जो एनर्जी है, कोई भी जो एनर्जी है, ये एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, इस एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। जब कोई भी एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है तो उसे हम बोलते हैं रेडिएशंस, है ना। जब वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशंस बोलते हैं। अब ये चीजें अपन समझेंगे। पहले तो देखो जो भी एनर्जी है ना इस दुनिया में पाई जाती है ना, आपके अंदर भी जो भी एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, कोई भी वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट जो होती है, जो फैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है ना। दुनिया में एनर्जी जो है, साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि ये एनर्जी दो
तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। इनका एग्जिस्टेंस दो तरीके से पॉसिबल है। इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है ना, ये पंखा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये लाइट आप तक पहुंच रही है, ये सारी एनर्जी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। या तो ये कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, क्या है, या तो ये कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में है, और या फिर ये डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस में है। देखो बहुत गहरी चीजें आपको समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक है। केमिस्ट्री का, इवन ये क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, उन सब के बेसिक है ये, जो मैं आपको ये पूरा पार्ट जो समझाऊंगा, क्योंकि इसी पार्ट से ही हमें समझ में आएगी। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मॉडल, सारे इसी से ही समझ में आने वाले हैं। तो जितनी भी दुनिया में एनर्जी है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा आज तक माना गया है। या तो कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करती है, और या फिर डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस और डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस का मतलब समझिए। कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि एनर्जी में कोई गैप नहीं है, एनर्जी टुकड़ों में एग्जिस्ट नहीं कर रही, एनर्जी सीधा कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रही है ना, वो आपस में कनेक्टेड है एनर्जी। और डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, एनर्जी छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे मैं इस दरवाजे के रस्सी बांध देता हूँ, रस्सी को फिर झटका देता हूँ, तो रस्सी में पूरे में क्या होती है, एक वेव क्रिएट होती है, एक तरंग क्रिएट होती है। तो वो जो वेव है वो पूरे रस्सी में फैली हुई होती है ना, वो जो एनर्जी का डिस्टरबेंस है, वो एनर्जी का डिस्टरबेंस पूरी रस्सी में फैला हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये एनर्जी पूरी रस्सी में फैली हुई है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस जब होती है तब तो क्या बोलते हैं, उसको वेव नेचर बोलते हैं। जो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है, ये किस में आता है, ये वेव नेचर में आता है। ये किस में आता है, वेव नेचर में आता है। ठीक है, जो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है वो किस में आते हैं, वेव नेचर में आते हैं। जो डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस है वो किस में आते हैं, ये आते हैं पार्टिकल नेचर में, पार्टिकल नेचर। जैसे ये दरवाजा, इस दरवाजे को मैं रस्सी से बांध के झटका दूंगा तो दरवाजे में कोई मूवमेंट होगा। तो अभी मैंने एनर्जी का कौन सा फॉर्म काम में लिया है, कंटिन्यूअस फॉर्म काम में लिया है। तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी के वेव नेचर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसी दरवाजे को अगर मैं किसी बॉल से फेंक के मारूं तो भी दरवाजा हिल जाएगा ना। तो उस समय मैं एनर्जी का कौन सा फॉर्म ले रहा हूँ, डिस्क्रीट फॉर्म ले रहा हूँ, टुकड़ों वाला फॉर्म ले रहा हूँ। वो क्या हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया एनर्जी का, है ना। तो यहां पर हमारे सामने ये हमेशा डिबेट रहती है साइंस में कि जो फंडामेंटल लेवल है, छोटे से छोटे स्तर का लेवल जो है दुनिया में, उस लेवल पर एकदम छोटे से छोटा, जो आपकी इमेजिनेशन से भी छोटा हो सकता है ना, ये जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ये एनर्जी कैसे एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये वेव नेचर में एग्जिस्ट कर रही है या पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर कुछ जो एक्सपेरिमेंट है वो तो वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट किसको सपोर्ट करते हैं, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। तो देखो वेव नेचर को सपोर्ट करने वाले, एनर्जी के वेव नेचर को सपोर्ट करने वाले एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं। जैसे वेव नेचर को सपोर्ट करने वाले जो एक्सपेरिमेंट है हमारे एनर्जी के, वो क्या हो गए, वो हो गए इंटरफेरेंस। एक तो होता है इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस, ये एनर्जी के वेव नेचर को सपोर्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे इस चैप्टर पे, खाली आपको यहाँ पे क्या रखना है, नाम ध्यान रखना है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एनर्जी के किस नेचर को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को। इंटरफेरेंस हो गया, और एक हो गया डिफ्रैक्शन। ये भी एनर्जी के किस नेचर को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को सपोर्ट करता है। एनर्जी के कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है कौन सा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये दोनों एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने, ये बिना पढ़े भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें 12th क्लास में पढ़ने को मिलते हैं। 12th क्लास का जब वेव मोशन, वेव वाला पार्ट अपन पढ़ते हैं, वेव मोशन वाला पार्ट, वहां पर ये अपन को पढ़ने को मिलते हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे, अभी हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये दोनों वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। फिर
ऐसे एक्सपेरिमेंट जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते है ना। ऐसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट है जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। इसमें देखो पहला, ये सारे एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाले एक्सपेरिमेंट में एक तो है प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो प्लांक का ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट है वो किसको सपोर्ट करता है, वो एनर्जी के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। एक तो ये हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। एक यहां पर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी एनर्जी के कौन से एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर को। और एक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी एनर्जी के किस एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर वाले एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो हम ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तब जाके हम क्या पढ़ समझ पाएंगे, हम नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझ पाएंगे। यहाँ पे ये तो अपन पढ़ेंगे किसमें, 12th क्लास में पढ़ते हैं। 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें पढ़ने को मिलता है ये एक्सपेरिमेंट। अभी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान रखना कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस नेचर नोट कर लिया। ये तो अपन एक एक करके समझेंगे। प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारा समझेंगे। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये तो 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस की जब बात हो रही है उस समय तो किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में वेव नेचर की बात हो रही है। डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस में किसकी बात हो रही है, पार्टिकल नेचर की बात हो रही है। ठीक है, अब अपन देखो कुछ टर्म्स और हैं जो अपन को समझनी है इस पूरे पार्ट को समझने के लिए। जैसे एक टर्म हो गया कि रेडिएशंस, या फिर अपन समझते हैं कि रेडिएशंस क्या होते हैं। रेडिएशन ये टर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेडिएशन, है ना। ये वर्ड बार बार आता है। तो रेडिएशन आखिर होते क्या है ना, रेडिएशन का मतलब क्या है। तो रेडिएशन का सिंपल मीनिंग आप ये ध्यान रखना कि जब भी एनर्जी वेव फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में जब भी एनर्जी ट्रांसमिट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन वेव, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी in form of wave is called radiations। ठीक है, एनर्जी का वेव के फॉर्म में जब ट्रांसमिशन होता है तो वो रेडिएशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म है ईएम वेव, ईएम रेडिएशंस, है ना। नेक्स्ट टर्म है ईएम रेडिएशंस, ईएम रेडिएशंस ऑब्लिक ईएम वेव। देखो ईएम वेव या ईएम रेडिएशंस क्या है, सबसे पहली बात तो ईएम क्या है, ईएम, है ना। ईएम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये फुल फॉर्म होता है ना। तो ईएम वेव क्या होती है, ईएम वेव ऐसी वेव्स होती है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस कैरी करती है। ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशंस, ऐसे बोल समझ सकते हो।
जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को जो कैरी करती है वेव, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी होती है और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी होती है। अभी फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन पे ध्यान रखना कि जो ईएम वेव है, ईएम वेव, ईएम वेव्स, ये क्या होती है? द वेव्स विच कैरी ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशंस, द वेव्स विच कैरी vibrations of electric and magnetic field। ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को कैरी करती है, वो क्या कहलाती है? ईएम वेव्स कहलाती है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये है ईएम वेव, द वेव्स विच कैरी वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को कैरी करती है, वो क्या होती है? ईएम वेव्स होती है। देखो ईएम वेव कैसे दिखती है, ईएम वेव को अपन देखें, है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक बात अपन ध्यान में रखें, अभी जैसे अपन ने वीडियो देखा तो उसमें तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये धीरे धीरे आप आगे की क्लासेस में सीखते जाते हैं। अभी फिलहाल जो अपने लिए काम की चीज़ है, वो ये ध्यान में रखनी है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। वो देखो ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, है ना। ये ऑसिलेशन कैसे होते हैं? जैसे ये है हमारी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये क्या है? हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। इस तरफ से जा रही है वेव, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मान लो कोई वाई एक्सिस की तरफ है, और ये डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है। ये जेड एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, और ये एक्स एक्सिस की तरफ है। ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, और ये क्या हो गई? जेड डायरेक्शन हो गई। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देखो वो कैसे होती है। जैसे एक्स वाई प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है, ये मान लो कोई वेव है जो एक्स वाई प्लेन में जा रही है, इस तरह से, इस तरह से क्या जा रही है? एक्स वाई प्लेन में जा रही है। अब देखो ये जो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव क्या करती है? काउंटर मैग्नेटिक फील्ड की वेव को क्रिएट करती है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ये पल्स है, तो ये एक्स जेड प्लेन में क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड की वेव को जनरेट करती है इस तरह से। जैसे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, तो पहली एक इलेक्ट्रिक फील्ड की पल्स ने एक मैग्नेटिक फील्ड की पल्स को जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड की पल्स क्या करती है? वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की पल्स जनरेट करती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की पल्स वापस मैग्नेटिक फील्ड की पल्स को जनरेट करती है। तो ऐसे ही काउंटर जनरेट करती रहती है, इंड्यूस करती रहती है एक दूसरे को, है ना। जैसे कील के चारों तरफ आप वायर लपेटते हो, तो आपने देखा होगा कील क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट जो है, जो डायनमो होता है उसमें मैग्नेट लगी होती है, मैग्नेट से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं, काउंटर इंड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ने मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन क्या करता है? वापस
एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन क्रिएट करता है, फिर इसी तरह से ये काउंटर इंडक्शन एक दूसरे का चलता जाता है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। समझ में आई बात? ये तो देखोगे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस, ये वाले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को दिखा रहा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस है, और देखो माइंड मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो ऑसिलेशंस है कौन से प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, ऑसिलेट क्या होता है, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरह के ऑसिलेशंस है। और ये क्या है हमारे ग्रीन वाले, ये है मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस। ये क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस। ये कौन से प्लेन में है, ये हो जाएगा अपना एक्स जेड प्लेन, ये जो प्लेन है इसमें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन रहते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन रहते हैं। ये क्या हो गए अपने मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस है। इस तरह से ईएम वेव को डिनोट किया जाता है। इसमें देखो आपको क्या क्या जानकारी ध्यान में रखनी है। जो स्पीड है ना ईएम वेव की, स्पीड ऑफ ईएम वेव, कोई भी जो ईएम वेव है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। जितनी भी ईएम वेव होती है वो किससे ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड से। स्पीड ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से कोई भी दुनिया की ईएम वेव है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, ये समझ में आया, ईएम वेव कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस तरह से अपन इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, होती कुछ और है वैसे तो, इस तरह से इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। ये साइंस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में से एक है, पर अपन को नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को अगर अच्छे से समझना है तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होना जरूरी है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन वेव की कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। देखो वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है,
ये है हमारा एम्पलीट्यूड, या फिर एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको डिनोट करते हैं ए से। कोई भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है ना? तो कोई भी वेव का देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होती है, जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होती है, मान लो इस तरह से प्रोपोगेट हो रही है, जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होती है, जैसे ये कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है, इस तरह से ये वेव है ना, ये प्रोपोगेट हो रही है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए प्रोपोगेट हो रही है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो किसी भी वेव पार्टिकल का, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिविएशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से, जैसे रस्सी पे अपन झटका देते हैं, तो रस्सी का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, वो झटका देते हैं ना, झटका देते तो ऐसी रस्सी में शेप बनती है, तो वो पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या हो जाती है, एम्पलीट्यूड हो जाता है मैक्सिमम डेविएशन ऑफ, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वेव पार्टिकल का इसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डेविएशन होता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। समझ आई बात? यहां पर एक टर्म, मतलब एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है एक्चुअल में, एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है किसी भी वेव की इंटेंसिटी को। जैसे यहां पर ये लाइट चल रही है सारी, इन सभी लाइट से क्या निकल रहा है, कुछ वेव्स निकल रही है, लाइट की वेव निकल रही है। तो अगर कोई लाइट जो है ज्यादा ब्राइट है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है ना? एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, कोई भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, क्या, इंटेंसिटी ऑफ वेव। कोई भी वेव की इंटेंसिटी जो होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हालांकि इस चैप्टर में तो काम कम में लेंगे, पर यहाँ पे ध्यान रखना, आगे भी वापस कभी या कभी ये आएगा। तो जो भी इंटेंसिटी होती है वो किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कोई लाइट आप देखते हो तो कोई लाइट की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, किसी लाइट की ब्राइटनेस कम होती है। तो ब्राइटनेस ज्यादा है कोई लाइट का तो उसका मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बात? तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड समझ में आया क्या है? नेक्स्ट जो वेव की प्रॉपर्टी है वो है उसका वेवलेंथ। क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेव लेंथ, जिसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या होता है सिंबल, लैम्डा। देखो वेवलेंथ क्या होती है, मैं वापस वही वेव बना देता हूं। ये देखो वेव बनाई हमने, ये वेव बनाई। वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी वेव के द्वारा उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, देखो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ना इसने, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, भाई यहां से शुरुआत किया, यहां से यहां तक जब आई तो आप एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, फिर देखो दूसरा ऑसिलेशन शुरू हो गया, फिर तीसरा शुरू हो गया। तो ये जो कंप्लीट एक सिंगल ऑसिलेशन होता है, उस सिंगल ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस लगती है वो क्या होती है, वेव लेंथ होती है। या देखो जो
जो बॉटम वाले पाथ होते हैं उनको बोलते हैं ट्रफ, क्या बोलते हैं, और जो उभरे हुए पाल होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्ट, क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। तो दो कॉन्जिकेटिव क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो कॉन्जिकेटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, वेवलेंथ होती है ना। ये दोनों जो उभरे हुए पहाड़ है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा होती है, और जो ये खड्डे हैं इस वेव में उनके बीच की भी डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा होती है, वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक पूरे ऑसिलेशन में जो वेव के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो क्या होती है, उसका वेवलेंथ होती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो वेव से एसोसिएटेड है। तीसरी टर्म वेव से एसोसिएटेड वो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी क्या होता है, देखो देखो एक पूरे ऑसिलेशन को कवर करने में जो समय लगता है ना, भाई वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा ना, घड़ी अपन काउंट करें कि कितने सेकंड लग रहा है, एक लैम्डा, एक वेवलेंथ के बराबर कोई वेव जब डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस डिस्टेंस में लगने वाला जो टाइम है वही क्या होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाती है, टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक पूरे ऑसिलेशन को कवर करने में जो समय लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट टर्म फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल होता है एफ, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो क्या होता है, ये होता है एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड में वेव कितनी बार वाइब्रेट हो रही है। जैसे मान लो एक सेकंड में 5 बार वाइब्रेट हो रही है तो कितने हो गए, 5 हर्ट्ज हो गई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट हो रही है तो 10 हर्ट्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एक सेकंड में अगर वेव 10 बार वाइब्रेट हो रही है तो 10 हर्ट्ज है, 15 बार वाइब्रेट हो रही है तो 15 हर्ट्ज है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो नोट क्या लिखना है ध्यान में कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, frequency and time period are inverse of each other, inverse of each other। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो टाइम पीरियड है वो 1/f होता है, ये f बराबर होता है 1/t। जो फ्रीक्वेंसी f है वो क्या होता है, 1/t के बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है। ओके, आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। अब देखो एक रिलेशन देखते हैं, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव, इनमें रिलेशन क्या होगा। जैसे अपन देखते हैं, अपन ने देखा फोर्थ क्वांटिटी पीरियड देखा, तो फिफ्थ देखते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव जिसको मान लो v से डिनोट किया।
तो स्पीड क्या होती है? क्या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होती है? स्पीड बराबर तो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चल रहा है? एक वेवलेंथ डिस्टेंस चल रहा है। लैम्डा डिस्टेंस कितने टाइम में चल रहा है? टाइम पीरियड टी में चल रहा है ना। तो स्पीड बराबर क्या हो जाती है? स्पीड ऑफ वेव हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम पीरियड के बराबर टाइम में, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी। या फिर v बराबर क्या हो जाएगा? 1/t को लिख सकते हैं f। तो v बराबर क्या हो जाएगा अपना? f लैम्डा आ जाएगा। या फिर v बराबर आ जाता है लैम्डा अपॉन टी, या v बराबर आ जाएगा f लैम्डा। क्योंकि 1/t को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी के बराबर लिख सकते हैं। तो v बराबर आ गया f लैम्डा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। v बराबर क्या हो गया? f लैम्डा हो गया। ठीक है, आई बात समझ? यहां से ध्यान से समझना, v बराबर एफ लेमडा है, या फिर f बराबर क्या लिख सकते हैं? v अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। यानी किसी वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका लेमडा क्या होगा? कम होगा ना। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लेमडा क्या होगा? कम। वेलोसिटी तो किसी वेव की फिक्स है मान लो। तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, या फिर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी लाइट जिसका वेवलेंथ कितना है? 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और एक आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है? 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पता लगाओ। तो फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए क्या दिया रखा है? लैम्डा दे रखा है और वी। अब लाइट के लिए वी कितना हो गया? जैसे क्वेश्चन में नहीं लिखा, हो सकता है क्वेश्चन में ये बात ना लिखा हो कि लाइट के लिए वी, लाइट के लिए वी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ लैम्डा कितना दे रखा है? 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग, एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितना है? 10⁻10। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो v और लैम्डा दोनों पता है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या? v f बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्डा, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5000 × 10⁻10। -10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻3। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3/5। 3/5 को लिख सकते हैं 0.6, 0.6 × 10⁻, 18 में से 3 गया 15, एक 15 वाली पावर इसको दे दी तो ये कितनी हो जाएगी? 6 × 10⁻14। और ये यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? हर्ट्ज। हर्ट्ज का यूनिट क्या होता है? एच जेड। एच जेड ऐसे लिखते हैं, और ये क्या होता है? HERTZ। ये फुल फॉर्म होती है इसकी, हर्ट्ज। तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गई फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बात? ये हो गया v बराबर एफ लैम्डा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डायरेक्ट कोरिलेशन हमें ध्यान में रहना चाहिए। ओके, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। यहां से आगे अपन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं उनको समझेंगे। फिर प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।